तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। सो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो अगर आप मानवाधिकार शिक्षा पढ़ रहे हैं, आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आपको ये टॉपिक 110% ज़रूर मिलेगा। मतलब ये कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जब आप मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो आपसे ये प्रश्न बनता ही है कि फिर मानवाधिकार के संदर्भ में भारत में क्या किया जा रहा है मानव अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, व्यक्ति को मानवाधिकार मिल सके, हर व्यक्ति मानवाधिकारों का लाभ उठा सके, इस बात के लिए भारत में, भारतीय संविधान में या भारतीय समाज में क्या प्रावधान किए गए। तो आइए इन विषय को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझते हैं। और इस टॉपिक का पीडीएफ भी आप चाहें तो हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन से, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो पहले मैं इंग्लिश वाले पार्ट को स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे से, जिससे कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आखिर मानवाधिकार क्या है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लिया जाए। तो किसी भी समाज में अगर आपसी भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दो लोग हैं या जो समाज के विभिन्न लोग हैं, उनकी अपनी गरिमा को बनाए रखा जाए। अर्थात कि अगर हम, आप और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी गरिमा बनी रहे, सबको सम्मान मिले, सबको वो अधिकार मिले जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से, विकासपूर्ण तरीके से जी सके। तो समाज में सद्भाव बना रहे, इसके लिए समाज में हर एक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना आवश्यक है। क्योंकि आप समझिएगा, क्योंकि इसका उल्लंघन अगर होता है तो विशेष रूप से उस व्यक्ति पर और सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो पूरे समाज पर इसका गंभीर और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अधिकारों का हकदार है जो उसके मानव अस्तित्व के साथ ही उसे उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि उसके हो जाते हैं। और लिंग, नस्ल, जाति, जातीयता, धर्म, भाषा, राजनीति, बोलचाल या किसी भी आधार पर ऐसे अधिकारों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। यानी कि प्राकृतिक रूप से जब हम एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर धरती पर हमारा जन्म होता है, उसके बाद से कुछ अधिकार हमारे लिए प्राकृतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध होते हैं और उन अधिकारों को प्राप्त करने से हमें वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो आधार कोई भी हो। तो वो अधिकार जो हर मानव को, हर मनुष्य को प्राकृतिक रूप से आप बोलिए कि बाय बर्थ मिल जाते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में गरिमापूर्ण तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से जी सकता है, समाज का हिस्सा बन सकता है, सकारात्मक रूप से अपना जीवन जी सकता है। ऐसे अधिकारों को हम मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब क्या होता है, कई बार आप देखोगे इन्हीं मानव अधिकार को मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या अंतर्निहित अधिकार के रूप में भी इनके बारे में चर्चा की जाती है। यानी ये सब भी मानवाधिकार के बारे में ही बात करें, ये सभी मानवाधिकार शब्द के पर्यायवाची है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता और सम्मान के अनुरूप अंततः सामाजिक कल्याण में विकास ही करते हैं, योगदान ही करते हैं। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार, जो मैंने आपको बताया कि सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार व्यक्ति को चाहिए, जैसे कि स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से अपनी बातों को किसी के सामने रखना, स्वतंत्रतापूर्ण अपना व्यवसाय कर पाना, स्वतंत्र रूप से जो धर्म, जो भी बातें आप मानना चाहते हो वो अगर पालन करने का आपको अधिकार है, आप जैसे जीवन व्यतीत करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, अगर आपको इसकी स्वतंत्रता है तो कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हो और ये फिर आप समाज में भी योगदान कर सकते हो। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण में भी योगदान करता है।
तो मानव अधिकारों की सुरक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उन्नति के लिए एक आवश्यक कार्य है। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि जब हम मानव अधिकार की सुरक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम व्यक्ति के विकास को भी प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं हम देश और राष्ट्र के विकास को भी सुनिश्चित करते हैं। तो अंततः समग्र रूप से राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला कार्य होता है मानव विकास का, यानी कि मानव अधिकार का संरक्षण करना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विषय भी है और मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अब स्थापित की जा चुकी हैं। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि व्यक्ति की पूरे विश्व में जो भी मनुष्य हैं, जो भी लोग हैं, उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा हो या उनके मानव अधिकार उनको उपलब्ध हो, उनका उल्लंघन ना हो। उसके लिए जो भी प्रावधान हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो सामाजिक मदद हो या राजनीतिक मदद हो, उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और संयुक्त राष्ट्र ने अपने जो चार्टर होता है, चार्टर के माध्यम से, यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि चार्टर के माध्यम से मानव अधिकार के संरक्षण के साथ साथ मानव अधिकार के प्रचार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। मानव अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय विधेयक को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल भी किया गया। अब ध्यान रखिएगा, मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय जो विधेयक है, एक विधेयक पारित किया गया, उसे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी शामिल किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, ठीक है, प्रस्तावना और विभिन्न अनुच्छेद जो हैं, ये आप कुछ अनुच्छेद देख लीजिए, ये भी आप देख सकते हो, जैसे कि अनुच्छेद 1, 13B, 55, 56, 62, 2, 68 और 76C में मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल है। आप एक चीज़ को गौर करोगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अलावा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भी बनाए गए 4 अंतर्राष्ट्रीय उपकरण हैं जिन्हें हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जो मानव अधिकार के संरक्षण में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। पहला, मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक। ठीक है, मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक है जिसमें मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा 1948 के अनुसार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध 1966 भी शामिल है। तो ये कुछ ऐसे अनुबंध हैं जो मानव अधिकार को सुनिश्चित करने में बहुत ही मददगार होते हैं। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप जो हुई, अंतर्राष्ट्रीय जो घोषणा हुई है 1966 में, उसमें भी मानव अधिकारों के बारे में बात की गई। इसके बाद आप देखोगे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा का वैकल्पिक प्रोटोकॉल जो 1966 में, तो यहाँ पर भी मानव अधिकार को सम्मिलित किया गया, इसके ऊपर हाईलाइट किया गया था। तो आप देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार व्यवस्था समय के साथ लगातार बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कुछ किया जा रहा है जो हर एक व्यक्ति को उसके अधिकारों को उपलब्ध कराने में मदद करता, बिना किसी भेदभाव के वो चीज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं कि भारत में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जाता है। भारत में मानव अधिकार की जो बात है, इसे हम तो बहुत ही आदि अनादिकाल से ही मानते आ रहे हैं। तो भारत में मानव अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा का उचित ध्यान रखा जाता है। भारत के जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी राजनीति है, जो यहाँ का समाज है, संविधान भी है, जो भारत का संविधान लोगों के अधिकारों को पूर्ण मान्यता देता है और उनके प्रति गंभीरता दर्शाते हुए कई संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, तो मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि भारतीय संविधान मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में निहित अधिकांश मानव अधिकारों की गारंटी भी देता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन चार्टर में, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था, यूएन के चार्टर में जो मानव अधिकार संबंधी जो भी प्रावधान किए गए हैं ना, उसको आप यहाँ पर देखोगे कि उसको भी जो भारतीय संविधान पालन करता है और वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में भी वर्णित है मानव अधिकार के अंतर्गत। तो जब भी हम मानव अधिकार की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो
अधिकार दिए गए हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं मानव अधिकार के संदर्भ में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। जो बातें हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत की हैं कि मानव अधिकार उपलब्ध कराते वक्त या मानव अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में, उसी से मिलते जुलते या बिल्कुल उसको ही समर्थन करने वाले प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में भी किए गए हैं। आप देखेंगे कि संविधान के भाग 3 में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल है, जबकि संविधान के भाग 4 में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया। कुछ आप अगर प्रियम्बल को पढ़ते हो ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ मानव अधिकार जो है भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे मानव अधिकार को मदद करते हैं। जैसे कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमारे संविधान में हमें उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में अगर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो आप समझ पाओगे। तो जब भी भारत में संविधान के तहत मूल अधिकारों के, मौलिक अधिकारों को या फिर मानव अधिकारों के संरक्षण की बात हो, तो इन सारे पॉइंट्स को लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। या केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानव अधिकार का आनंद लेने, उसका उपयोग करने या उसके जो फायदे हैं उसको लेने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां प्रदान करें। संविधान के भाग 4 में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से संविधान लोगों के कल्याण और लोगों के मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए जो भी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, के कर्तव्यों को सुनिश्चित भी करता है। यह राज्य के लिए न्याय के संबंध में नीतियां बनाने, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम की मानवीय स्थिति बनाए रखने, कमजोर वर्ग के हितों को बढ़ावा देने, पोषण के मानक और जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण और पारिस्थितिक आदि की सुरक्षा और सुधार करना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से आनंद उठा सके। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारे, आप पढ़ोगे कि हमारे संविधान में भी ये सारी चीज़ें, ये प्रावधान किए गए हैं। तो ये आप चीज़ सकते। अब बात करते हैं यहाँ की न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था भी जो मानव अधिकार है उसको सुनिश्चित करने में काफ़ी मददगार है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका लोगों को मानव अधिकारों के अंतिम संरक्षक है। जो भी लोगों के मानव अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है अगर, या वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो हम न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं, न्यायपालिका की सहायता ले सकते हैं। न्यायपालिका न केवल संविधान में वर्णित अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करके और कुछ वर्णित अधिकारों को और ज़्यादा बताकर, समझाकर और उनके दायरे को बढ़ाने का भी काम करती है यथा स्थिति। तो ये आप समझिए कि ज़रूरत पड़ने पे आपके जो अधिकार हैं उनको और व्याख्या करती है, उनको समझाने का प्रयास करती है और साथ ही साथ ज़रूरत पड़े तो उसके दायरे को भी थोड़ा फैलाने का या बढ़ाने का प्रयास करती है। अनुच्छेद 32 में आप देखोगे कि संवैधानिक उपचारों की गारंटी दी गई है, यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हो। नागरिकों के मानव अधिकार की रक्षा करना न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को इन अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार है और निवारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत शक्ति प्रदान की भी गई है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। एक पीड़ित व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, शिकायतों के निवारण एवं मौलिक अधिकारों के आनंद के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जब व्यक्ति पहुंचता है उच्च न्यायालय, तो ऐसे मामले में न्यायालय को अगर लगे कि मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि बंदी को सामने लाया जाए ऐसा आदेश दे सकती है, परमादेश दे सकती है, या फिर जो भी काम किया है पुलिस ने या जहाँ से भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ उस चीज़ को ठीक रोकने के लिए निषेध का आदेश, अधिकार परीक्षा और
सेक्रेटोरिया की प्रकृति में उचित आदेश दे सकती है। ये कुछ आपके आदेश होते हैं, तो हम इसको कभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार के मुद्दों की संरक्षा या रक्षा की आवश्यकता के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से मानव अधिकार की रक्षा से संबंधित, और इसे मानव अधिकार अधिनियम 1993 के रूप में जाना जाता है। ये अधिनियम भी आई है भारत में और इसका भी भारत में भी उसी तरह से पालन होता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है 1993 में। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न केवल सभी प्रकार के उल्लंघनों की व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा करना भी है, बल्कि मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए और प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन देकर उल्लंघन जहाँ भी हो रहा है ऐसी घटनाओं को रोकना भी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार सबको उपलब्ध हो, ये जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश में कहीं भी अगर मानवाधिकार संबंधित कोई बात हो रही है, कोई विषय है, कहीं उल्लंघन हो रहा है या कहीं निषेध हो रहा है या मानवाधिकार संबंधित कोई विषय है, कोई विवाद है, तो वहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार का वहाँ पर दखल होता है, वो वहाँ पर इंटरवेन करती है और जरूरी काम करती है, आवश्यक अधिकारी को आदेश देती है ताकि वो कार्यवाही पूरी तरीके से हो सके। इसी तरह राज्य स्तर पर भी आप देखेंगे कि राज्य मानव अधिकार का भी गठन किया जाता है। राज्य स्तर पर कमीशन का कार्य करना अधिकार जो है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 21A के तहत किया गया। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन धारा 21 के तहत किया गया है। राज्य आयोग जो कार्य करेगा वो संविधान के 7वें एजेंडे में सूची 3 और 2 के दर्ज प्रविष्टि से जुड़े मामलों के संदर्भ में ही करता है, यानी कि मानवाधिकार के जो उल्लंघन के मामले हैं उसमें वो देखभाल करता है। इसके अलावा आप देखो कई सारे स्वयंसेवी संस्थाएं जिसे कि हम लोग बोलते हैं गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जो कि मानवाधिकार संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखोगे कि एनजीओ समाज के एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि एनजीओ मुख्य रूप से उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं द्वारा सरकार को सहायता मिलती है। जो एनजीओ करते हैं उससे सरकार के प्रयासों को बल मिलता है, जिससे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखोगे कि ह्यूमन राइट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान होते हैं, तो इस तरह के लोगों की भी सहायता यहाँ पर ली जा सकती है। अगर ये कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे हमसे भी ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।